थैंक यू शाहिर। अच्छा, हम मैं गाइड इसलिए करता जाता हूँ साथ साथ, क्योंकि जो है ना आप लोगों को ये भी पता हो कि जो स्किल सेट हम सीखने जा रहे हैं, जिस क्राइटेरिया को हम ढूंढेंगे, उसकी मार्केट डिमांड क्या है। तो होता है ना। अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ। अभी मेरे पास मेरी एक कैंडिडेट ही थी, सिद्रा, मेरे पुराने बैचेस में से थी। वो कहती हैं मेरे अंकल हैं, वो करना चाहते हैं, इस वक्त वो वीए हायर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा किसी वीए के ऊपर। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा उन्होंने 3 वीएस हायर किए हैं 1 बाय 1 करके, और तीनों वीएस ने उनके अकाउंट्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। ठीक है। सो इसीलिए लोग अपने अकाउंट जिनके ऊपर $1000 की इन्वेंट्री पड़ी है, वो किसी वीए को ऐसे नहीं दे देते, और जो देते हैं फिर उनका ये हाल होता है। ठीक है। अब वो हमारे पास आ रहे हैं कि मेरी इन्वेंट्री को वापस करेक्ट कर दें और फलां फलां कुछ चीजें। खैर वो केस स्टडी अभी उनकी रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तो मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया किसने डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है? ये क्राइटेरिया जो होते हैं किसी अमेजोन की वेबसाइट ने, किसी ऑफिशियल अमेजोन ने नहीं जो उनसे होते हैं ना वो डिसाइड किए होते हैं। ये आप कह लें कि हर इंसान का, हर मेंटोर का, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है दिमाग से। जितना उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है मार्केट के ऊपर, वो उस मार्केट की बेस के ऊपर या उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कहते हैं। पहले इनेबलर्स का क्राइटेरिया बहुत टफ था, इनेबलर्स भी इसी क्राइटेरिया पे चलता था। अब इनेबलर्स ने अपने क्राइटेरिया को काफी हद तक जो है वो नरम कर दिया है। वजह क्या थी कि इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। 10 में से 4 लोग कर पाते थे, 3 कर पाते थे, 7 नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि क्राइटेरिया नरम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर अपने आप को आप टफ टाइम नहीं देंगे तो फिर मार्केट के अंदर आपको टफ टाइम खाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप टफ टाइम दे दें, क्योंकि देखें प्रोडक्ट फाइंड आउट होगी तो मार्केट में बिकेगी, नहीं फाइंड आउट होगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, आपकी लर्निंग ही हो जाएगी। इंशाल्लाह आप उसी स्टेज पे चढ़ते हुए एक दिन ये भी प्रोडक्ट हंट करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है स्लाइड के अंदर, आपने देखना है कि दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। ये क्राइटेरिया है यूके की मार्केट का और ये क्राइटेरिया है यूएसए की मार्केट का। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैं हम स्टडी जब करेंगे अभी मैं डिफाइन भी करूंगा कि वो फर्क क्यों है। अच्छा, ये आपने एवरेज का वर्ड इग्नोर कर दें। हमने एवरेज नहीं चेक करनी, क्योंकि जब भी हमने जंगल स्काउट रन करना है, लाइक जंगल स्काउट कैसे रन करना है, देखें आप amazon.com पे गए और सबसे पहले आपने न्यूयॉर्क चेंज किया। उसके बाद आपने, मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर फर्ज कर लें आइस क्यूब लिख लिया, आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा, कोई भी जो आपके जहन में। मैंने आपको बताया था कि आप किचन में जाएंगे, किचन में जाके 100 आइटम्स हैं उनको सर्च करेंगे, डिफरेंट आइटम्स को सर्च करेंगे। यहाँ पे आप जेएस रन करेंगे इस तरह। ये यहाँ से लॉगिन पासवर्ड आपने जब परचेज करेंगे तो लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट जेएस चल जाया करेगा। ठीक है, बार बार लॉगिन पासवर्ड भी नहीं मांगेगा आपसे। अब उसमें सिनेरियो क्या है कि जब आपने जेएस रन किया, मैंने अब आइस क्यूब लिखा है यहाँ पे। अब आइस क्यूब पे एक बंदा तो अवेलेबल नहीं है ना। आइस क्यूब कितने लोग बेच रहे हैं, आइस क्यूब कितने लोग बेच रहे हैं, आइस क्यूब अराउंड 1000 ऑफ लोग बेचे। तो हमने क्या 1000 ऑफ, जो हमने क्या 1000वें नंबर पर आना है? नहीं ना, हमने तो टॉप के अंदर आना है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमने टॉप 10 के अंदर लाई करना है। वजह क्या है, जो टॉप 10 के एड्स होंगे, जो टॉप 10 एड्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर जो है आपने अगर आप जो है वो आएंगे टॉप 10 एड्स में तो आपकी सेल डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल सिनेरियो है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। ठीक है। सो अब सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो ये बन रहा है कि हमने एवरेज नहीं देखने, आपने टॉप 10 सेलर्स को बारी बारी 1 बाय 1 आपने स्टडी करना है, और 1 बाय 1 स्टडी करने के बाद आपने ये चेक करना है कि क्या उन टॉप 10 सेलर्स के जो रिव्यूज हैं वो लेस देन 600 हैं या नहीं है। बार बार आपको ये, जब जेएस आप रन करते हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसी विंडोज आपके पास ओपन होगी। ठीक है। तो जिस टाइम आप जेएस परचेस कर लेंगे मुझे वॉइस नोट करिएगा, मैं आपको एक दो चीजें जेएस की और उस टाइम पर सेट करनी सिखा दूंगा। अभी बता देता हूँ ड्यूरिंग द सेशन, लेकिन उस टाइम पे अगेन एक दफा बता दूंगा, क्योंकि सेटिंग करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है, थोड़ी सी विंडो सेट करने में। अच्छा, अब आपने टॉप 10 सेलर्स के रिव्यूज कैसे देखने हैं? नंबर 1,
आपने देखना है कि उसके जो रिव्यूज हैं वो लेस देन 600 होने चाहिए। ये रिव्यूज का कॉलम है, ये आपने देखना है इनमें से कितनों के लेस देन 600 हैं। वन पहले के हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के नहीं है, चौथे के नहीं है, पांचवें के हैं, ये आपने काउंट कर लेना है। टॉप 10 के अंदर से कम 8 लोगों के रिव्यूज लेस देन 600 होने चाहिए, नॉट मोर देन, लेस देन 600 होने चाहिए। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि अगर वो 600 से ज्यादा है तो आपको टॉप 10 में आने के लिए उनसे ज्यादा रिव्यूज गेन करने पड़ेंगे। जब आपने ज्यादा रिव्यूज गेन करने हैं, आपने ज्यादा सेल्स करनी है, ज्यादा सेल्स करनी है, तो आपको पता है 100 एक फॉर्मूला है अमेजोन का कि आप 100 सेल्स के ऊपर एक रिव्यूज, ऑर्गेनिक रिव्यू आता है आपके ऊपर। गोरे कभी भी आपको फ्री में रिव्यू नहीं देते। आप अपनी मिसाल ले लें, आप कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, मैं करता हूँ, लेकिन मैंने रिव्यू शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनों को दिया और कितनों को नहीं दिया। हर जगह के एक टैक्टिक्स होते हैं। लोकल मार्केट में दराज के अंदर रिव्यूज गेन करने के अलग टैक्टिक्स हैं, वो मैं आपको किसी और दिन, जब हम दराज का सेशन होगा, मैंने आपको बताया वो अलग से एक सेशन होगा, और भी लोग उसके अंदर होंगे। उसके अंदर मैं टिप्स आपको इलादा दूंगा। लेकिन अमेजोन के अंदर रिव्यूज गेन करने का कोई और तरीका नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ एक तरीका, आप फ्री गिव अवेज करें। फ्री गिव अवेज करेंगे आपको ज्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। ब्लीडिंग का मतलब होता है ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रिव्यूज टॉप 10 में से का 8 के लेस देन 600 होने चाहिए, ठीक है। ये एक बात होगी। क्राइटेरिया नंबर 2 पढ़ते हैं। जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो 9 से लेके 35 के दरमियान होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एवरेज आपने नहीं देखनी होती, एवरेज नहीं देखनी। यहाँ ऊपर एक एवरेज का कॉलम आ रहा होता है जहां मेरा कर्सर है, एवरेज नहीं देखनी, आपने वन बाय वन चेक करना है, क्योंकि वो जो एवरेज दिखा रहा है ना, वो टॉप 10 की नहीं दिखा रहा, वो टॉप 1000 की दिखा रहा है, मतलब टोटल की दिखा रहा है। टॉप क्या, वो थाउजेंड्स की दिखा रहा है। जितने लोग आइस क्यूब सेल कर रहे हैं वो सबकी एवरेज दिखा रहे हैं। तो आपने सबकी एवरेज को कुछ नहीं करना, आप तो टॉप 10 में जाना चाहते हैं भैया। आपका कंपटीशन, आपकी दौड़, आपकी रेस 10 लोगों के साथ है जो नंबर 1 पर जा रहे हैं, मतलब सबसे ऊपर वाली रो के अंदर। अब हो क्या रहा है कि आपने फिर जो प्राइस है ना वो मैच करनी है। आपने कहना है ये 9 से 35 के दरमियान है, ये भी 9 से 35 के दरमियान है, ये भी, ये भी, ये भी। ये आपने देख लेना है कि आपने देख लेना है कि ये कोई एक्सीड हुई हुई तो नहीं है। अगर एक्सीड हुई हुई है तो आपने वहां पर रुक जाना है, ठीक है। मैं हमेशा बार बार हर कॉलम के बाद रिपीट करूंगा कि 2 की गुंजाइश हमेशा है। टॉप 10 में से 2 ऐसे हो सकते हैं जो क्राइटेरिया को ना मैच कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाकी 8 तो है ना। मतलब आपके पास 10 में से 8 स्लॉट्स आज भी कंपटीशन के लिए खाली हैं, जो इस क्राइटेरिया पे नहीं भी उतरी, 2 नहीं उतरी, बाकी 8 तो उतर ही है ना। तो आपने वन बाय वन चीजें चेक करनी है। ये जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी। रिपीटेडली बोल रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप ना प्रैक्टिस की तरफ जाएं। बेशक 10 दिन बाद जाएं, 8 दिन बाद जाएं, लेकिन प्रैक्टिस की तरफ जाएं। मेरे बोलने से आप लोग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझ सकते हैं, सीख नहीं सकते। एक सवाल है, ये 9 to 35 ही क्यों सेलिंग प्राइस? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा सवाल है, मेरे जहन से निकल गया था। देखें, अगर कोई चीज 9 रुपए से कम की बिक रही है, इसका मतलब है उसकी इन्वेंट्री कम की तैयार हो रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट कम है। देखें जी, सुई बेचने के सुई के 520 500 पीसेस बेचें आप, और एक फ्रिज के बेचें, तो दोनों की कॉस्ट तो सेम नहीं है ना। दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट भी तो सेम नहीं है। तो इसीलिए जब 9 से नीचे आ जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो जाता है। प्राइस तो कम होगी लेकिन प्रॉफिट भी तो कम हो गया ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कम से कम अमेजोन के मॉडल के ऊपर आप कमाने के लिए जा रहे हैं तो इतना तो अर्न करें कि आपके एक यूनिट पे आपको खुशी हो। ये ना हो ना कि एक यूनिट सेल हो रहा है तो उसके ऊपर बच भी आपको 50 ही रुपए रहे हैं, फिर तो आप दराज पे काम कर लेना सही अगर बात 50 रुपए ही बचाने हैं। और 35 से ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। अभी मेरे पास एक लड़का आया हुआ है, वो उसका दिमाग खराब है, बजट उसका 10 लाख है, और मुझे कहता है अहमद भाई मैंने जो प्रोडक्ट सेल आउट करनी है ना, उसकी जो वो है वो 32 या $33 की है। तो मैं उसको कह रहा हूँ बेटा है। इन्वेंट्री कैसे तैयार करवाओगे? उसको समझा समझा के थक गया हूँ। 17,50,000 की सिर्फ उसकी इन्वेंट्री तैयार होगी, फिर भी कहता है मैंने वही करनी है। तो बस वो लोग हो जाते हैं जिनको नहीं समझ आ रही होती ना, ठीक है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी डीप डीप बातें जो मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सीखेंगे। जब आप पहले एक कोर्स लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद आप मेरे साथ बेशक इंटर्नशिप करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप सीखेंगे, ठीक है।
अभी भी सीखेंगे और प्रैक्टिकल में उससे ज्यादा एग्जैक्टली। सीखेंगे। अच्छा, अब सर्च वॉल्यूम जो है वो हमें जेएस नहीं देता, मैंने आपको बताया सर्च वॉल्यूम हीलियम देता है। जब हम हीलियम पर पहुंचेंगे तो मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि सर्च वॉल्यूम मोर देन 5000 होना चाहिए। इसका मतलब यह है लास्ट 30 डेज में यहाँ आइस क्यूब कम से कम 5000 दफा लोगों ने सर्च किया हो, 5 से 6000 दफा, ठीक है, 5 to 6000 टाइम्स। ट्रेंडी आपको गूगल ट्रेंड बताएगा, ये जेएस नहीं बताएगा। ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। ट्रेंडी को स्टडी कैसे करेंगे, और ट्रेंडी जोन सा हम जोन सा है ना, अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि वो ट्रेंडी है या नहीं है, वो कैसे करेंगे, गूगल ट्रेंड से हम सीखेंगे, ठीक है। वो जिस टाइम हम आखिर में पहुंचेंगे वायरल के बाद गूगल ट्रेंड आएगा, ठीक है। ब्रांड डोमिनेशन, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ब्रांड डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक मार्केट में एक ड्रिंक एक आइटम है, ठीक है, ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर कोक बहुत ही ज्यादा बिक रही है। इसका मतलब है कोक ने ब्रांड डोमिनेशन की हुई है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों को सिर्फ एक ही यही पसंद है ड्रिंक के अंदर, या 70% लोगों को यही पसंद है। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो प्रोडक्ट हमने लिखी है, अगर आइस क्यूब लिखा है कि वो ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है, अब वो किस तरह आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं? आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं जब आप जेएस रन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो कॉलम मिलता है ना, वो ब्रांड का ही मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रही हैं, ये ब्रांड लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है जीएस, ब्रांड के साथ प्रोडक्ट नेम भी लिखा आ रहा होता है, वो आप छोड़ दें, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उस कॉलम को छोड़ दें। अच्छा, रिपीट कर दीजिएगा, ब्रांड डोमिनेंट मैं कि लेस देन 2 क्या लिखा था वो, हाँ वो मैं जरा रिपीट करें। समझाता हूँ, अभी नहीं मैंने बताया, मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ओके आपको ओके। यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा ब्रांड जोन सा है ना, वो ब्रांड का पहला कॉलम है, ठीक है। अब इसके अंदर सिनेरियो ये है कि आपने कैसे देखना है कि ये आइस क्यूब के ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। आपने ये 1 बाय 1 देखना है कि टॉप 10 के अंदर एक ही ब्रांड कितनी दफा रिपीट हुआ है। अगर एक ही ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट हो जाए, इसका मतलब है इसमें ब्रांड डोमिनेशन है। टॉप 10 की जो स्लॉट्स हैं ओके। उनके अंदर से जो 3 है ना, वो 3 जो उनसी हैं आपके एक ही ब्रांड ने कवर की हुई हैं, तो बाकी पीछे 7 रह गए हैं। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि एक ब्रांड टॉप 10 में 3 दफा आ गया है, इसका मतलब यह है कि लोग उसकी चीज पसंद कर रहे हैं, हमारा उसके साथ compete करना मुश्किल है। फिर रिपीट करता हूँ, कोक के मुकाबले में कितने लोग आए, आज तक एक भी नहीं चल सका। तो कहीं काश वो लोग जो अमृत कोला शोला थे, वो लोग अपना पैसा इतनी चीजें किसी और डोमेन में लगा लेते, चाहे वो प्रोडक्ट कोई और बना लेते, तो वो शायद चल जाते, ठीक है। आप नेस्ले के जूस के सामने देख लें कितने जूसेस आए, लेकिन आज भी लोग जाकर पहली प्रेफरेंस नेस्ले के जूस को ही दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ब्रांड डोमिनेशन है। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करना सीखते हैं कि कैसे है। देखें, ये ब्रांड एक दफा आया है, नहीं रिपीट हो रहा, न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, ठीक है। आपने 10, ये तो 10 से ज्यादा है, आपने टॉप 10 ही देखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ही ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट हुआ है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल देखते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये वाली एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें अगर हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो देखें इसमें ब्रांड डोमिनेशन है। कैसे? ये वाला ब्रांड पहली दफा रिपीट हुआ है, ओके, 1 टाइम हो गया। ये भी पहली दफा हुआ है, ये 2 दफा हो गया यहाँ पर रिपीट, एक ही ब्रांड 2 दफा रिपीट हो गया। मैंने इसको मार्क कर लिया, तीसरी दफा तो कहीं नहीं आ रहा, ये देखें यहाँ पर ये तीसरी दफा भी आ रहा है, इसका मतलब है इसमें ब्रांड डोमिनेशन है, इस प्रोडक्ट को छोड़ दें, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहे, सिंपल। कोई और आइस क्यूब की जगह आप कोई और चीज लिखें, स्पून की जगह बॉटल लिखें, बॉटल की जगह ग्लास लिखें, ग्लास की जगह टिश्यू पेपर लिखें, कुछ भी लिखें, ये नहीं करना जिसका ये रिजल्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, Amazon एज अ सेलर, हम लोगों ने 2 सेलर की टाइप्स पढ़ी थी। हमने पढ़ा था FBA मॉडल होता है, एक सेलर होता है जो FBA कर रहा होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसके बारे में हमने स्टडी किया था कि वो अमेजोन के वेयर हाउस तक भेज देता है, अमेजोन खुद ही जब ऑर्डर आता है अमेजोन खुद ही पैक करता है, खुद ही शिप करता है, खुद ही पैसे देता है। दूसरा मॉडल हमने पढ़ा था कि हम अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन हम अपने वेयर हाउस के अंदर अपनी इन्वेंट्री, अपनी प्रोडक्ट रखते हैं, जब ऑर्डर आता है तो हम खुद उसे पैक करते हैं, खुद कोरियर सर्विस को देते हैं और खुद कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये हमारा FBM था। एक मॉडल और है, मॉडल तो नहीं, उसी सेलर टाइप की एक टाइप और है, वो है AMZ। AMZ का मतलब है अमेजोन। जहां अमेजोन लिखा आ जाए, AMZ लिखा आ जाए, इसका मतलब है अमेजोन खुद इसको बेच रहा है, अमेजोन जाती तौर पे इसका सेलर है। कहां पर लिखा आएगा?
ये देखें, ये आपने सेलर टाइप पर आ गए, ये FBA कर रहा है, ओके हो गया, ये भी FBA कर रहा है, ओके हो गया, ये AMZ कर रहा है। इसका मतलब है ये जो ब्रांड है ना, ये खुद अमेजोन का है। देख रहे हैं, ये वाला रो खुद अमेजोन की है। फिर हमने देख लिया FBA, तो टॉप 10 के अंदर AMZ सिर्फ 2 दफा आना चाहिए। अगर तीसरी दफा AMZ आ गया तो प्रोडक्ट छोड़ देना। ठीक है, यह मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया बहुत टफ है, लेकिन यही वो फिर मैं कहता हूँ ना कि प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, प्रैक्टिस हार्ड करेंगे तो मार्केट में आसानी होगी, वरना मार्केट में मार खानी पड़ेगी, प्रैक्टिस में नहीं खाएंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब रेवेन्यू, अच्छा बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं कि जो रेवेन्यू होता है, उनकी थिंकिंग ये होती है कि जो रेवेन्यू होता है वो बेसिकली प्रॉफिट होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स कितने पैसों की जनरेट हुई है। एग्जाम्पल इसकी ऐसे है कि आपके पास, शाहिर के पास फर्ज करें 3 रुपए का ग्लास शाहिर बेच रहा है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब है 30 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया शाहिर ने। इसका ये मतलब नहीं है कि 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसकी अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सोर्सिंग में जाकर देखेंगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता हम लाखों रुपए की इन्वेंट्री बना लें और हमें पता ही ना हो कि प्रॉफिट कितना है। ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। क्लाइंट आकर कहेगा ठीक है यार मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ओके है, 10 लाख की इन्वेंट्री भी बनवाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है पर यूनिट। तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो आपको JS तो नहीं देने लगा। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये नेट की रो है ना, ये मैं रिपीटली एंड पे दोबारा आप करेंगे, जो नेट की रो है इसका मतलब होता है पर यूनिट इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये रो गलत लिखी होती है। इस रो पर आपने नहीं जाना, ये रो गलत है। ये कैसे गलत है? ये वही वाली बात है, आप कोक के पास जाएं और कोक से पूछें पर बॉटल कितने पैसे कमाते हो, तो क्या वो बताएगा? कभी भी नहीं बताएगा। तो लेकिन आप अंधाधुन उसकी तरफ जा भी नहीं सकते हो, आपको प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या तरीका है, ये किस तरह कैलकुलेट होता है? इसका सॉफ्टवेयर पेड नहीं है, अनपेड है, लेकिन इसके अंदर डीप एनालिसिस करके फिर ये प्रॉफिट निकलता है। कैसे निकलता है? हम सोर्सिंग के अंदर उसको प्रैक्टिकली करके, स्टडी करके देखेंगे, अदर प्रॉफिट निकाल कर देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स के 1-2 प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट निकाल कर देखेंगे कि कितने हैं। बेस्ट सेलर रैंक, BSR इसको कहते हैं। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये लेस देन 25,000 होना चाहिए। इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। ये रो कहाँ लिखी होती है? ये रो लिखी होती है रैंक के अंदर। देखिएगा यहाँ पर, ये रैंक का ऑप्शन है। ये लेस देन 25,000 नहीं, ये लेस देन है नहीं, ये लेस देन है नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस रो की कोई खास अहमियत नहीं। सिर्फ ये क्राइटेरिया के अंदर नहीं भी पूरा उतरता तो कोई बात नहीं है। रैंक वाले मामले में कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जिनमें टेंशन लेनी है वो मैं आपको अभी एंड पर दोबारा रिपीटेडली बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग, रेटिंग बेसिकली स्टार्स को कहते हैं। तो हमारे हम ये कंसीडर करते हैं जो रेटिंग है ना, ये टॉप 10 सेलर्स की 4 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब कम क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि अगर वो कंटिन्यूसली 4-5 सेलर्स की 3.5 है, इसका मतलब है कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है ना, उसी में कोई मसला आ रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि टॉप 10 में लोग बैठे हैं और सबकी रेटिंग 3.5 जा रही है या 5-7 की 3.5 है, क्यों भाई? और अगर किसी की 4.5 है तो भी हमें डाउट हो जाता है। हम कहते हैं यार इनको इतने अच्छे स्टार लोगों ने दिए हुए हैं कि इनको कम्पीट करना मुश्किल है। 4 एक एवरेज है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 4.5 भी हो, 4 भी हो, उससे हमें कोई फर्क, कोई खास लेना देना नहीं है। ये क्राइटेरिया के अंदर इसकी कंपनसेशन हो जाती है, ठीक है। अगर बाकी क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ वो फुलफिल है, वो अच्छा है, तो वो ना रैंक उसके आगे फिर आता है, ना फिर उसके आगे रेटिंग आती है, ठीक है। ये फीसिस का एक कॉलम है, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, इसकी अहमियत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लिस्टिंग लाइफ, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि लिस्टिंग लाइफ कम से कम 12 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी लिस्टिंग लाइफ 12 महीनों से कम है तो हमने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ये मेरी एक बात गौर से जरा सुनिएगा, बहुत सारे न्यू कमर्स कंफ्यूज होते हैं, मुझे आकर कहते हैं अहमद भाई प्रोडक्ट के बहुत अच्छे स्टैट्स हैं टॉप 10 के, लेकिन एक मसला है। मैं क्या? यार वो अभी लॉन्च हुई। तो मैं कहता हूँ बेटा जो अभी लॉन्च हुई है ऑटोमेटिकली उसके रिव्यूज कम होंगे कि नहीं होंगे? वो आई ही अभी है। तो जब उसके रिव्यूज कम होंगे
तो डेफिनेटली उसकी बाकी चीजें जो उनकी ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। खास मेन जो हमने compete करना होता है ना टॉप 10 में आने के लिए, वो रिव्यूज ही होते हैं। तो अगर रिव्यूज कम है तो हमें कम पैसे लगेंगे, या हमें कम ब्लीडिंग करनी पड़ेगी टॉप 10 में जाने के लिए। तो लोग ये समझते हैं कि शायद जो है ना अहमद भाई, अगर हम लिस्टिंग लाइफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें, लिस्टिंग लाइफ के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं बार बार रिपीटेडली कहता हूँ कि नहीं करना है। कहाँ लिखी होती है, कहाँ से कैलकुलेट होती है, देखें डेट फर्स्ट अवेलेबल लिखा हुआ है। ये पहले की देखें, क्या इसको 1 साल हो गया, इसको 1 साल हो गया, इसको 1 साल हो गया, नहीं, इसको 1 साल हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये आपने देखना है कि टॉप 10 के अंदर से कम 8 लोगों की जो लिस्टिंग लाइफ है, कम से कम 8 लोगों की जो लिस्टिंग लाइफ है वो पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, वो पुरानी होनी चाहिए। 2 की गुंजाइश है कि 2 12 महीनों से आगे भी हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, मतलब कम हो सकती है उनकी एज, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ये बात है कि ये तो सारा सिनेरियो जो उनसा है वो क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाता है वेट और सीजनैलिटी। सीजनैलिटी हमें गूगल ट्रेंड बताएगा, ट्रेंडी, और ये जो सीजनैलिटी है ये हमें गूगल ट्रेंड बताता है, लिहाजा इसको हम गूगल ट्रेंड में जाकर सीखेंगे। ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल क्राइटेरिया मैच करना जंगल स्काउट का है, और प्रोडक्ट हंटिंग इतना डिफिकल्ट टास्क लोगों ने बना दिया है, ये कह कह के कि ये प्रोडक्ट मिलते नहीं है। प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते यार? प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हंटर भी बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, और अच्छे जो उनसे अर्निंग भी कर रहे हैं, और उनकी डिमांड भी है मार्केट में। सो है क्या कि ये जो वेट है ये कहाँ लिखा होता है? ये वेट यहाँ कोने पे लिखा है, ये देख लें। तो इसकी क्राइटेरिया के मुताबिक ये वेट 2 kg से कम होना चाहिए। ठीक है, टॉप 10 के अंदर ये वेट 2 kg से कम होना चाहिए। अब कई दफा ये वेट LBS में शो करता है। LBS का मतलब है, अगर 4 LBS है ना तो डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसका मतलब है 2 kg है। 6 LBS है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, 3 kg है। वैसे ज्यादातर ये कभी kg में आता है, कभी LBS में आ जाता है, वो GS के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो चेंज करता रहता है अपना यूनिट। डायमेंशन का वहां मेंशन नहीं था। डायमेंशन 18 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। आपका जो बॉक्स है, मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर हम मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो मोबाइल फोन का साइज 18 इंच से कम हो, या डब्बे का? तो डब्बे का 18 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि जो आपको अमेजोन है वो मोबाइल खोल कर तो नहीं पैक भेजेगा ना, वो डब्बा भेजेगा। वो डब्बे के अंदर भेजा, कब आपने एक सुई पैक कराई है या एक फोन पैक कराया है, वो आपकी ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो कॉस्ट पड़ती है ना, जो शिपिंग कॉस्ट होती है, वो डब्बे के ऊपर होती है कि डब्बे का साइज क्या है। ठीक है, सो आपका जो वेट है वो 2 kg से कम हो, डायमेंशन 18 सेंटीमीटर से कम हो। ये 3 जगह लिखी, 3 उसमें लिखी आती हैं, 13, 0.4, 0.9 या 9.99 जो भी है। तो ये आपने कैसे फाइंड करना होता है 18 सेंटीमीटर से कम है या नहीं है? यहाँ पर आपको लिखा आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 22, इसका मतलब है 22 है। इसी तरह कोई भी एक तीनों में से फिगर 18 सेंटीमीटर को क्रॉस करता है, इसका मतलब है वो 18 सेंटीमीटर से ऊपर है। ये मैं आपको बताऊंगा जब आप सेशन एंड होगा, या सोर्सिंग के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अहमद भाई डायमेंशंस बढ़ भी गई हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम एक लॉन्च अपनी जो जाती लॉन्च कर रहे हैं, यंग लड़के कर रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ उनको गाइड कर देता हूँ। ये उन्होंने मुझे कहा अहमद भाई यार सिर्फ ना 20 सेंटीमीटर है यार, 18 तो 18 होता है ना, 20 कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लें। जब हुआ ना सोर्सिंग हुई तो मेरे पास आए हैं वापस, यार अहमद भाई वेट अगर उसका करें ना, जो वेट है वजन, वो 600 kg है, लेकिन फ्राइट फॉरवर्डर हमें ये कह रहा है कि इसका वजन 900 kg है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने लिखा हुआ है कि वजन इसका 600 kg है, और जब आपका जो शिपिंग जाएगी उसमें उन्होंने 900 kg लिखा हुआ है। ये क्यों है? ये परफॉर्मा में ही, मैंने कहा बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपके वजन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लेकर ही नहीं जा रहे, वो आपके वॉल्यूम के ऊपर लेकर जा रहे हैं। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग सीखेंगे। अब आप कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक वेट की बेस के ऊपर क्यों लेकर जाते हैं? देखिए वो सिर्फ वजन की बेस पर तो नहीं लेकर जा सकते। अब आपका डब्बा इतना बड़ा हो कि 2 फुट बड़ा हो, 2 फुट बड़ा आपका डब्बा है, खाली डब्बा ही है फर्ज करें, अंदर कुछ भी नहीं है, फर्ज कर लेते हैं,
तो अब आपको अगर वो वेट के हिसाब से लेकर जाए तो आधा किलो भी वजन नहीं होगा उसका। तो लेकिन अगर साइज देखें तो वो उनके कंटेनर में साइज कितना इक्विप कर लेगा। तो इसीलिए जो चीज 18 सेंटीमीटर को क्रॉस करती है वो फिर उसे वॉल्यूमेट्रिक साइज के हिसाब से उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो वेट वो ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। अब ये बात समझिएगा, फिर हम यूएसए का क्राइटेरिया स्टडी करते हैं और फिर एक बाय वन इन तीनों एग्जांपल में से या किसी एक को मैं स्टडी करना सिखा देता हूँ कि आपने जब भी जेएस रन करना है तो फिर उसको प्रॉपर किस तरह स्टडी कैसे करना है, प्रॉपर जिसको कहते हैं ना स्टडी करना, आसानी से कैसे करना है। एक तो ये चीज आप समझ लें कि जो वेट और डायमेंशन है ना वो आपके ऊपर बेस कर रही होती है आपकी सोर्सिंग के ऊपर। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है, देखिए गौर से सुनिएगा, जो यार 10 रुपए में मुझे 4 रुपए प्रॉफिट दे रही है लेकिन उसका वेट और डायमेंशन ज्यादा है, लेकिन यार प्रॉफिट तो वो मुझे 4 पे दे रही है। एक दूसरी प्रोडक्ट है जिसका वेट और डायमेंशन कम है, क्राइटेरिया पर है, लेकिन वो प्रॉफिट मुझे 2 रुपए दे रही है, तो मेरे लिए फिजिबल कौन सी होगी, 4 रुपए वाली या 2 रुपए वाली? 4 रुपए वाली होगी ना। तो जो मैं आपको प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा ना वो शिपिंग के समेत है, वो शिपिंग की भी प्राइस आपको बता देगा कि कितनी पड़ेगी। ठीक है, सो वो एग्जैक्ट फिगर आपको निकाल कर दे देगा। तो वेट और डायमेंशन के ऊपर आपसे कोई भी सवाल करे कि वेट और डायमेंशन में क्या फर्क है, अगर मेरे वजन इतना है और वजन कम है और डब्बा बड़ा है, ये अक्सर सवाल कर लेते हैं इंटरव्यूज में, खास तौर पे गोरे करते हैं। तो आपने उनको बताना है भाई कि वॉल्यूमेट्रिक वेट पड़ जाता है जब इंसान लेकर भेजता है, तो फिर वॉल्यूम के हिसाब से फ्राइट फॉरवर्डर वो होता है जो आपके सामान को लेकर जाएगा चाइना से यूके, बाय शिप लेकर जाएगा, उसे फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं। बायर भी लेकर जा सकता है लेकिन उसकी कॉस्ट है। ठीक हो गया। इस क्राइटेरिया में कोई क्वेश्चन है तो बताएं ताकि हम यूएसए का करें, सिर्फ उसमें फिगर में चेंज है, बाकी तो यही क्राइटेरिया होता है। ओके हो गया। अच्छा, अब यूएसए का क्राइटेरिया भी सेम इसी तरह मैच करते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है, हम उधर हमने कहा था कि टॉप 10 के जो 1 बाय 1 हमने रिव्यूज देख रहे हैं वो 600 होने चाहिए कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी 600 होने चाहिए। 600 से कम कम हो तो बहुत अच्छा है, 10 के 10 के। लेकिन अगर 8 के भी 600 से कम है तो ओके है, कोई बात नहीं है, बाकी दो को हम जस्टिफाई एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर 800 क्यों कहते हैं यूएसए में, मैंने आप लोगों को जब पहले सेशन दिया था मैंने आपको बताया था 66% या 62% मार्केट, अमेजोन की जो मार्केट है वो सिर्फ यूएसए ने कवर की हुई है। तो यूएसए की मार्केट में क्राइटेरिया फाइंड आउट करना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू यूके में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यूएसए में टॉप 10 में आ जाए ना तो आपकी नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं। ये इस लेवल की मार्केट है यूएसए की मार्केट इस लेवल की मार्केट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था मैं यूके रेकमेंड करता हूँ यूएसए नहीं। उसकी वजह यही थी कि यूएसए में कंपटीशन ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन न्यू कमर को हम नहीं कहते कि आप यूएसए जाए, हम कहते हैं यूके का एक्सपीरियंस लेकर यूएसए जाओ। दूसरा जो एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि यूके का पाउंड है इस टाइम 235 का और यूएसए का डॉलर है 175 का, तो हमारी जो कन्वर्जन होती है वो ज्यादा अच्छी हमें मिल जाती है। ठीक है, हम प्रॉफिट जो है ना वो पाउंड में लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा बन जाता है। अच्छा, फिर इसकी जो सेलिंग प्राइस उसकी 9 to 35 है, इसकी 14 to 40 है। ये अब क्यों हम कह रहे हैं, ये देखें ये बेसिकली बनता अगर हम देखें ना तो 9 to 35 ही बनता है, सिर्फ ये करेंसी चेंज की वजह से फर्क आ रहा है। वो करेंसी पाउंड है इसलिए 9 to 35 है, ये करेंसी डॉलर है इसलिए 14 to 40 है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम सेम है 5000, ट्रेंडी का भी सेम सीन है, ब्रांड डोमिनेशन भी सेम है, अमेजोन एज अ सेलर भी सेम है, रेवेन्यू भी सेम है, बीएसआरएफ भी सेम है, प्रोडक्ट रेटिंग भी सेम है, लिस्टिंग लाइफ भी सेम है, और वेट और सीजनैलिटी भी सेम है। सिर्फ एक जगह पे, सॉरी एक जगह पर और चेंज है, वो क्या है, रेवेन्यू आपका चेंज है। हाँ, अब ये रेवेन्यू जो है ना वहां पर हमने कहा था 5000 पाउंड होना चाहिए, यहाँ पर $10,000 है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 7000 पाउंड बनेगा, इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि डॉलर का रेट कम है ना एज कम्पेयर टू पाउंड। तो 7000 भी 5000 से तो ज्यादा है, लेकिन यार वो मार्केट भी तो बड़ी है ना, हम इसीलिए कह रहे हैं मार्केट भी तो बड़ी है। अगर मैं 10 गिलास यूके में बेचता हूँ तो मुझे 15 तो बेचने चाहिए ना यूएसए में, इतनी बड़ी मार्केट है।
लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ, यूएसए के टैक्सेस ज्यादा हैं, यूएसए में लॉन्च करने के लिए आपको ज्यादा बजट चाहिए। जब आप चाइना से यूएसए में चीज भेजते हैं तो वो ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने में एज कम्पेयर टू यूके में। तो इसीलिए हमें हैवी इन्वेंट्री भेजनी पड़ती है यूएसए में। अगर हम यूके में 1000 पीसेस भेज रहे हैं तो यूएसए में हमें कम से कम 1500 पीसेस भेजने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारी इन्वेंट्री कम हो गई तो हमें तो बनाने में तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा, पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाए। समझ आ रही है? लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम क्या होता है कौन सा इस टाइम? मार्केट में और उस मार्केट में? लीड टाइम, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, लीड टाइम। मैन्युफैक्चरिंग से डिलीवरी तक का जो टाइम है वो तो आपका मैन्युफैक्चरर आपको बताता है ना कि मैं कितने दिन में मैन्युफैक्चरिंग कर लेता हूँ, वो जब आप सोर्सिंग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एवरेज अगर लगाई जाए तो हम एवरेज फॉर्मूले में कहते हैं कि 20 दिन मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं और 20 दिन पहुंचने में लगते हैं। ठीक है, तो 40 डेज का टाइम पीरियड आपके जहन में होता है। ठीक है, सही। और ये टैक्सेस वगैरह और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो फ्राइट लिस्टिंग। फॉर्डर वो फ्राइट फॉर्डर आपको क्लियर करा कर देता है। जब हम सोर्सिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सोर्सिंग में उससे बातें कैसे करनी होती है। ठीक है, और उसका रेट क्या चल रहा है फिलहाल। पहले उसका रेट काफी कम था, आज से 3-4 महीने, मतलब काफी कम के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा हो गया। पेट्रोल क्राइसिस पूरी दुनिया में जब आया ना तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब अच्छा, आप यूएसए और यूके मार्केट में लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं दोनों में? जब हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन का हम प्रॉपर एक सेशन रखेंगे एट द एंड। लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत डीप जो सी है ना वो बातें, वो हम इस जस्ट सेशन के वांट अंदर टू कवर नहीं। ओवरव्यू चाह रही थी। ओवरव्यू के लिए आप ये कह लें कि दोनों जगह आपको कंपनीज रजिस्टर्ड करानी पड़ती हैं, दोनों जगह पे आपको बिजनेस बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, फिर दोनों जगहों पे फिर आपको बिजनेस सेलर सेंटर्स खोलने पड़ते हैं। सो ये तीनों चीजें कहना आसान है, लेकिन अब आप पाकिस्तान में अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपने कंपनी खोलनी है तो आपको 4 अदारों में जाना पड़ता है, तो वो तो फिर यूके और यूएसए। ठीक है, वहां तो एक पिन भी अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको अपना पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, पहले आपको टैक्स पेयर बनना पड़ता है, तो बहुत सारी तो चीजें हैं। ये तमाम कॉस्ट क्या आ जाती है अराउंड लमसम ये यूके दोनों के मार्केट अंदर में? यूके के अंदर बहुत अच्छी कॉस्ट है। यूके के अंदर वीए के चार्जेस मिला के 70 to 80 थाउजेंड में पड़ जाता है आपको, मतलब ये बहुत एवरेज है। और यूएसए जो उनसे है ना उसमें 2 लाख तक पड़ जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो हम जब स्टडी करेंगे ना ये क्यों महंगा हो जाता है। यही एक वीए आपको कहेगा कि यार मैं जो है ना आप 70 थाउजेंड में ना खुलवाए, मैं आपको 50 में खोल दूंगा। फिर वो जो 50 वाले होते हैं ना वो फिर सारी जिंदगी रोते हैं, क्योंकि वो वहां पर तो 20 थाउजेंड बचा लेते हैं। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर वो आप स्ट्रांग नहीं करवाते तो आपकी पूरी बिल्डिंग उस पर बेस कर रही है, वो पीछे से गिर गई सही तो बात, जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट हो, जितनी मर्जी अच्छी इन्वेंट्री हो, आप कोलैप कर रहे होगे। जी जी। सही बात है। अच्छा, यूएई मार्केट और अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है और जो इमर्जिंग है, उनमें किया जा सकता है ना? उसमें वहाँ उसमें पे उसमें मैं कंपटीशन लेस है। आपका कंपटीशन, पीएल भी शॉर्ट हो गया। हाँ उसमें मैं बताता हूँ। उसमें एक तो यह है कि कंपटीशन लेस है, लेकिन वहाँ पे सेलिंग कम है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया में। ईबे बहुत चलता है एज कम्पेयर टू हम्म। अमेजोन। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला है, मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया यूएई इस उधर रिस्क बहुत ज्यादा है। कैसे है मैं समझाता हूँ। कैसे? ये जो टूल्स है ना जो अमेजोन ने हमें दिए हैं जिससे हम प्रोडक्ट हंटिंग, ये सिर्फ यूके और यूएसए मार्केट के, हम्म। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है ही नहीं, ये यूएई के लिए है ही नहीं। सो यूएई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और मेथड लगता है जिसको हम कहते हैं 999 मेथड। 999 मेथड ये होता है कि आप मैनुअली प्रोडक्ट को हंट करें। लाइक अगर आपको ग्लव्स पसंद है ना, किचन ग्लव्स, तो आप रोज किचन ग्लव्स को जाकर देखें, रोज किचन ग्लव्स सर्च करें, रोज किचन ग्लव यहाँ कर सर्च करें और रोज देखें कि जो टॉप 10 में लोग बैठे हुए हैं इनके क्या रिव्यूज हैं, इनके कितने रिव्यूज बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। सो उसका जो एनालिसिस है बहुत डिफिकल्ट है और वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, वो मैनुअली है, उसमें रिस्क का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो वो वहां की जो वहां के लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। वजह क्या है कि यार देखें, अब हम हमारे लिए जिस तरह दराज पे बड़ा आसान है, हमें नहीं पता दराज पे कौन सी प्रोडक्ट चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। ठीक है, कोई हंटिंग मेथड नहीं है। लोग दराज कहता है हमारे पास हंटिंग मेथड है, लेकिन कोई हंटिंग मेथड नहीं है, सब फेल और बेकार चीजें हैं, कुछ भी नहीं। तो आप क्या करते हो, आप एक एक दर्जन 10 चीजें ले आओ। यार 10 में से तो कुछ दो तो चलेंगी ना, बस वो जो दो चलेंगी वो आपकी होगी, अगली दफा उनके 200 पीसेस मंगवा लो। बाकी 8 जाया भी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन हम वहां रहते नहीं है, हमने करना है एफबीए, हमने कम से कम 1000 पीसेस भेजने हैं। अब वो 1000 पीसेस ना चले तो वहां के लोगों के लिए तो आसान है, वो तो अपने घरों में रख रहे हैं दर्जन दर्जन चीजें। हम लोगों ने एफबीए कर दिया,
अब 1000 पीस बिक भी नहीं रहा, हमें अमेजोन का किराया भी देना पड़ रहा है, मजबूरन हमें इन्वेंट्री को डिस्पोज करना पड़ेगा या तो बहुत लो कॉस्ट पर बेचना पड़ेगा। तो ये वो सही। वजह होती हैं कि जिनके ऊपर ना वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो हमारी रिकमेंडेशन यूके यूएस ही है, और यूएस और यूके का बहुत क्लाइंट है मार्केट, बहुत क्लाइंट है। आपको ऑस्ट्रेलिया का इक्का दुक्का क्लाइंट मिलेगा, यूएस और यूके के ही क्लाइंट्स हैं सारे। सही सही। और दूसरा वही बता दिया ना, यूएई में कन्वर्जन करने का फायदा क्या, वही 45-50 रुपए बनते हैं, मेहनत उतनी, रिस्क फैक्टर भी ज्यादा, और फिर 45-50 रुपए ही बचाने हैं, फायदा। टोटल कंपनी रजिस्टर्ड करना और सब जितने भी काम है लीगल, उन सब की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आप कह रहे हैं कि 70,000 है यूके में, जी और मोर देन 2 लाख जो है वो यूएसए में। मोर देन 2 लाख नहीं, बस 2 लाख तक की होगी या नीचे ही होगी, 190 185। यूएसए हाँ में नहीं बहुत सा ऑलमोस्ट। ज्यादा। हाँ ऑलमोस्ट 2 लाख है वो। यूएसए के टैक्सेस ज्यादा है ना असल में, उनके हर स्टेट का अलग टैक्स है। किसी स्टेट का टैक्स फर्ज करें $350 है, किसी का 200 है, किसी का 150 है, तो वो काफी उसमें जो है ना वो है फ्लक्चुएशन। वेरिएशन। सही। अब हम इसको स्टडी करना सीख लेते हैं कि जब आपने जेएस रन करना है ना, ये वो मैं एवरेज वाली बात कर रहा था कि यहाँ ऊपर एवरेज लिखा आएगा, आपने एवरेज को स्टडी नहीं करना, आपने टॉप 10 को काउंट करना है 1 2